4 मई को पेपर है नीट का। बच्चों के माइंड में वो है कि डॉक्टर बनना है, पेरेंट के प्रेशर है। 4 तारीख का पेपर है, सभी बच्चे ने बहुत मेहनत की होगी, लेकिन मेरा ये मानना है, पर्सनल ओपिनियन ये है कि वही बच्चा पेपर निकालेगा इस टाइम पे हु इज वेरी कंपोज्ड, काम, जिसको नर्वसनेस तो होगी लेकिन शी नोज दैट व्हाट दे आर डूइंग। बच्चा कैसे डिफाइन करे कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अगर आप नीट के पेपर की बात करें तो नीट का पेपर बहुत वेल डिफाइंड है। आपको पता है कि आपका पेपर जो हुआ NCERT बेस्ड ही होगा। सर एक और अभी क्रेज़ बढ़ रहा है एक चीज़ का कि डमी एडमिशन्स का, जिनको कह सकते हैं, तो पेरेंट्स भी फोकस कर रहे हैं कि यार स्कूल में तो पढ़ाई होती नहीं है, डमी एडमिशन करना, क्योंकि डॉक्टर बनाना बच्चे को। तो कितना ये सही है, कितना गलत है वो चीज़। अथॉरिटीज हैं, उनको देखना जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछें तो मेरा ये मानना है 4 चीजें होती हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं किसी की भी करियर, पर 4 थिंग्स दैट इन्फ्लुएंसेस अ करियर। ये जैसे इंस्टाग्राम सब ये नहीं होते इन्फ्लुएंसर्स। नीट नहीं तो क्या, लेकिन अगर वो नीट नहीं कर पा रहा तो कुछ और क्या है उनके लिए। फेलियर इज टेम्परेरी बट द लर्निंग दैट यू डिराइव फ्रॉम दैट फेलियर इज परमानेंट। एक और चीज़ है सर आजकल की ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एजुकेशन की, तो कितना सही है और कितना गलत है वो चीज़। Education means, in simple words, to bring out the best within you, and you cannot bring things out within you only by studying online. Online is like a value-add services. एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं, अपने काम की तरफ जाएं। Entrepreneurship 3 वर्ड होते हैं। एक होता है एंटरप्रेन्योरशिप, एक होता है इंट्राप्रेन्योरशिप, एक होता है इंटरप्रेन्योरशिप। कई बार आते हैं ऐसे बोलते हैं, अरे मैं पैसा लगा रहा हूँ ना, तू पढ़। These are the kind of, नहीं होता कोई बात नहीं। अब वो स्टेटमेंट अभी इस टाइम पे तो ठीक है, लेकिन वो 1 साल के बाद वो स्टेटमेंट कन्वर्ट हो जाती है। फिर पैसा लगाया था, इतना पैसा लगाया था, इतने पैसे खर्चे, इतने लाख रुपए लगा दिया। सर अगर कोर्सेज की बात करूँ तो स्कूल में कौन से कोर्सेज आपको लगता है कि ऐड किए जाने चाहिए। स्कूल स्टूडेंट्स के लिए तो कुछ ऐड नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से देयर शुड बी ए कोर्स ऑन पेरेंटिंग। हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हेलीकॉप्टर पेरेंट्स हैं। I call them helicopter parents. हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शर्मा। आज धर्मशाला में आज के जो हमारे गेस्ट हैं गुलशन जी हैं। सर को आप जानते हैं अलग अलग एरिया में सर ने कैरियर में सर का रोल रहा है, मोटिवेशन में रहा है सर का रोल, और ख़ास बात ये है कि सर ने एक CEO भी रहे हैं कंपनी के। तो सर की हम पूरी लाइफ की हमारी जर्नी के बारे में बात करेंगे, साथ में अभी और भी बहुत चीज़ें हैं जो सर का एजुकेशन में एक्सपीरियंस है। सर स्वागत है पहले तो आपका। सर पहले क्वेश्चन वो है कि अभी 4 मई को पेपर है नीट का तो बच्चों के माइंड में वो है कि डॉक्टर बनना है, पेरेंट के प्रेशर है, और अगर मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करूं तो वो भी है कि यार हमारा वाला सेट ले लो, मॉक ले लो, तो कम से कम अच्छा कॉलेज तो मिल ही जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल ही जाएगा। तो क्या लगता है आपको इसमें कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का कितना रोल है और क्या करना चाहिए अभी जैसे पेपर है, बच्चों का नज़दीक है। जब नीट की बात करते तो नीट जो है वो वन ऑफ द मोस्ट सॉर्ट आउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आफ्टर 12th, और ये एक ऐसा एग्जाम है जिससे आप फ्यूचर डॉक्टर्स प्रोड्यूस करते हो जो आपकी हेल्थ केयर लाइफ लाइन को चलाते हैं। तो अगर हम नीट की बात करें, अब जैसे आपने बोला 4 मई को पेपर है, तो इस टाइम पे तो स्टूडेंट को बड़ा काम एंड कंपोज रहना पड़ेगा, है ना। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हफ्ता 10 दिन रह गया हुआ है। जो आपके की एरियाज हैं, जो आपकी की स्ट्रेंथ्स हैं, उनको देखिए। आपने मॉक टेस्ट के बारे में बात की। आई बिलीव दैट यू आर क्वाइट नियर टू एग्जाम नाउ, तो देयर इज नो पॉइंट गिविंग मॉक टेस्ट नाउ। जो देने थे वो मेरे हिसाब से स्टूडेंट जो है वो दे चुके होंगे मैक्सिमम जो है। और आपने ये भी पूछा कि भाई शायद कि भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो बोलते हैं कि हमारा मॉक टेस्ट लो और गवर्नमेंट सॉर्ट पाओ। देखो ऐसा है कि भी देयर इज अ फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर मेक्स यू डू लॉट ऑफ थिंग्स। तो बच्चे जो हैं वो एक मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, वो बहुत मॉक टेस्ट लेते हैं, और कई बच्चे हैं जो 2-2, 3-3 सालों से तैयारी कर रहे हैं। तो फेयर को ओवरकम करने के लिए जनरली स्टूडेंट जो है वो मॉक टेस्ट लेता है, अलग अलग मॉक टेस्ट लेता है। वैसे तो अपनी करंट प्रिपरेशन को भी चेक करने के लिए लेता है, लेकिन मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप जिस तरीके से तैयारी कर रहे हो, जो आपका नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं,
और जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं प्राइमरीली, उनको अगर आप फॉलो करोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि जब आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के मॉक टेस्ट देने की कोशिश करते हो तो आपके दिमाग में कई बार वो ऐसे क्वेश्चन अराइज कर देता है, अगर आप सेल्फ डाउट कर देता है, सेल्फ डाउट क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से जो अच्छा स्टूडेंट है वो भी कई बार नीचे आता है स्कोरिंग में। इसके बाद आता है सर एक चीज़ की कई बच्चे ड्रॉप आउट में हैं, तो और उसके साथ जब बच्चा दूसरा पढ़ा था, यार मेरे वाले में ऐसा हुआ था, अब एक बच्चा पुराना है और एक बच्चा नया है, तो वो डिफरेंशिएट करें, यार मेरे वाले में ऐसे होता है, इसका अच्छा है, इसका बुरा है, तो वो डिसीजन कैसे ले कि मॉक टेस्ट कौन सा अच्छा है या मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई में सबसे इंपॉर्टेंट बात है पढ़ाई से ज़्यादा क्या क्या चीज़ आपने छोड़नी है, क्योंकि आपका सेल्फ फोकस्ड होगा या फिर स्पेसिफिक पता होगा आपको, तो मुझे लगता है रिजल्ट जल्दी आ जाएंगे। तो वो बच्चा कैसे डिफाइन करे कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है? देखिए, जो अगर आप नीट के पेपर की बात करें तो नीट का पेपर बहुत वेल डिफाइंड है। आपको पता है कि आपका पेपर जो हुआ एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा। 2017 से पहले जब ये पेपर सीबीएसई कंडक्ट कराता था तो क्वेश्चंस जो थे वो कहीं से भी आते थे। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए जो एनटीए बॉडी है उसने एनसीईआरटी बुक्स जो है, क्योंकि वो आप कोई भी बोर्ड के हो, चाहे आप हिमाचल बोर्ड हो, चाहे आप सीबीएसई हो, चाहे आप यूपी बोर्ड हो, कर्नाटका बोर्ड हो, तो वहां पे आप इनवेरिएबली एनसीईआरटी का ही वो पढ़ते हैं। तो उन्होंने स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ पेपर किया है, एग्जाम किया है। तो एनसीईआरटी बेस्ड जो पेपर्स हैं वो करें। द आर्ट ऑफ स्टडिंग एंड रीडिंग एनसीईआरटी इज वेरी डिफिकल्ट टू टीच समवन। 6 किताबें हैं आपकी, कई बच्चों ने 6 किताबों को समझने के लिए 3-3, 4-4 साल दे देते हैं। तो दैट मीन्स दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ रीडिंग। एक होता है कि मुझे बायोलॉजी अच्छी लगती है, एक है कि भी मैं बायोलॉजी को समझ लेता हूँ, और एक है मैं बायोलॉजी कर पाता हूँ। तो उसके बीच में काफी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। एक और चीज़ भी मुझे लगती है सर कि क्वेश्चंस किस हिसाब से आते हैं वो चीज़ भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। नहीं, वो तो है ही, वो तो मतलब आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, नोइंग की देखो क्वेश्चंस के टाइप हैं। यस। तो जैसे आपका नीट का पेपर, जैसे आप नीट के क्वेश्चन कर रहे हैं, जी। नीट के बारे में बात कर रहे हैं, तो नीट में टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस है, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, आपको 4 स्टेटमेंट एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, आपको ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो इसमें आपको ये बताना होता है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है इनमें से ना। कई बार स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं। देन डायग्राम जो एनसीईआरटी के हैं वो पूछे जाते हैं। तो वो बहुत वेल डिफाइंड और बहुत क्लियर है कि 8 से 9 टाइप के क्वेश्चन आने हैं। अब वो फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन के ऊपर है कि जो पेपर कंडक्ट कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, वो किस तरीके से पेपर को विजुलाइज कर रहे हैं कि किस तरीके से देना है। तो अगर आपका असर्शन और रीजन के क्वेश्चन अगर पेपर में ज्यादा आ गए तो स्टूडेंट का कट ऑफ होगा वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि दे आर लिटिल बिट डिफिकल्ट टू आंसर। यस। तो उस तरीके से सर इसमें अगर मान लीजिए जिस बच्चे को 4 मई को पेपर है, तो इस थोड़े से दिनों में वो क्या स्टेप्स फॉलो करें कि मान लीजिए वो 10 to 20% अपने मार्क्स जो इंक्रीज कर पाए? देखो 10 to 20% मार्क्स इंक्रीज करना लास्ट मोमेंट में, देखो इस टाइम पे यू आर एट अ पॉइंट वेयर ओनली दोज पीपल आर गोइंग टू सक्सीड व्हिच हैव कामनेस एंड जिनकी पल्सेस, बीपी, वाइटल्स नॉर्मल है। क्योंकि जब आप डॉक्टर बनते हो तो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, जैसे एक डॉक्टर आया और एक इंजीनियर है, तो हु आर मोर इम्पोर्टेंट, किसी ने पूछा। तो इंजीनियर जो होते हैं वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, लेकिन वो इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, चलेगा। लेकिन डॉक्टर के पास अगर पेशेंट है तो ही हैज टू टेक इमीडिएट एक्शन विद लॉट ऑफ कामनेस, स्ट्रेंथ, अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी, पास्ट एक्सपीरियंस। तो ये पेपर जो है ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज का पेपर नहीं है, ये इमोशनल स्टेबिलिटी का पेपर भी है और मेमोरी का पेपर है, मेमोरी बेस्ड भी है, कॉन्सेप्ट बेस्ड भी है, कॉन्सेप्चुअल भी है। 180 क्वेश्चन आने हैं पेपर में। अब जो 12th क्लास का बच्चा होता है, जो 12th क्लास के बाद आया, उसने कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं दिया होता है जिसमें उसने 180 क्वेश्चंस 3 घंटे बैठ के कंटिन्यूसली अटेम्प्ट किया हो। सो इट इज समवेयर आपको
उस चीज को डेवलप करने में टाइम लगता है। लेकिन जो 4 तारीख का पेपर है, सभी बच्चे ने बहुत मेहनत की होगी, लेकिन मेरा ये मानना है, पर्सनल ओपिनियन ये है कि वही बच्चा पेपर निकालेगा इस टाइम पे हु इज वेरी कंपोज्ड, काम, जिसको नर्वसनेस तो होगी लेकिन ही नोज, शी नोज दैट व्हाट दे आर डूइंग। अभी कई स्टूडेंट जो होंगे वो लास्ट मोमेंट पे स्टडी करेंगे, ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, तो उससे शायद जो आपने पढ़ा हुआ है वो भी खराब हो सकता है। तो ये जो लास्ट 4, 5, 7 डेज हैं, इसमें आपको काम रहना है, मेडिटेशन करो, पेरेंट्स के साथ बात करो, अपने टीचर्स के साथ बात करो, और ऐसी चीजें करने की कोशिश करो जिससे आपका माइंड जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड रहे। ऐसे नहीं कि बुक्स को छोड़ना है, बुक्स तो पढ़नी है, बट राइट नाउ यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स व्हिच विल हेल्प यू आउट अदरवाइज आल्सो। सर एक और अभी क्रेज बढ़ रहा है एक चीज़ का कि डमी एजुकेशन का या डमी एडमिशन्स का, जिनको कह सकते हैं, तो पेरेंट्स भी फोकस कर रहे हैं कि यार स्कूल में तो पढ़ाई होती नहीं है, तो डमी एजुकेशन करना, क्योंकि डॉक्टर बनाना बच्चे को, तो कितना ये सही है, कितना गलत है वो चीज़? देखो, अगर इसके 2 से 3 एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट है लीगल एस्पेक्ट, तो लीगली तो वो करेक्ट नहीं है। दूसरा एस्पेक्ट है कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट, that you want to give your kid more time to prepare because competition जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तीसरी चीज ये है कि जो चीज क्लास 11th और 12th में आती है, पढ़ते हैं बच्चे, वही चीज आपको नीट में आनी है। तो आपको वो पेपर को समझने को, अंडरस्टैंड करने को, माइंडसेट बनाने को टाइम लग जाता है। और जो बच्चा 10th करके निकला है वो वैसे ही बहुत छोटा होता है, क्वाइट यंग, हैंड होल्डिंग चाहिए होती है बच्चे को, बहुत पेरेंट सपोर्ट चाहिए होता है बहुत ज्यादा। 15 साल का बच्चा क्वाइट यंग, जो 10वीं पास करता है तो 14 साल का होगा या 15 का होगा, 15.5 साल का होगा। तो चलन तो बढ़ रहा है, और ये तो जो अथॉरिटीज हैं उनको देखना जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछें तो मेरा ये मानना है कि भाई यू शुड कंप्लीट योर एजुकेशन, यू शुड कंप्लीट योर क्लास 12th, आप अपनी पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट लेके आए, और फिर उसके बाद आपको जो आगे करना है वो करें, या आप ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करें जहाँ पर आप स्कूल भी स्टडी कर सकते हैं और साथ में कंपटीशन की भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से है। ये थोड़ा सा आपने जो पूछा है, ये थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है कि भाई इस चीज को किस तरीके से देखें, क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि भाई जो सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं वो इस चीज को ज्यादा प्रमोट करते हैं, एंड दैट इज वेयर द डेंजर लाइज, जो मुझे लगता है। आप बच्चे से उसका चाइल्डहुड भी छीन रहे हो और फ्रेंड सर्कल छीन रहे हो, और वो कैसा रिस्पॉन्ड करेगा वो भी मालूम नहीं है। सो 10th के बाद ऑन द बेसिस ऑफ परसेप्शन दैट अ स्टूडेंट इज गुड इन क्लास 10th doesn't really justify, because अगर आपने एक तो लाइफ स्किल्स हैं और एक एकेडमिक स्किल्स हैं और एक कॉम्पिटिटिव स्किल्स हैं, तो आप उसको कॉम्पिटिटिवली तो शायद स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, लेकिन आप उसको एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाते, क्योंकि जब वो 12th के बाद कॉलेज में जाएगा तो वहां तो लिखना ही है, तो 2 साल तो वो जो उसकी तैयारी करने का तरीका है वो शॉर्ट कट मेथड से yes. ये बड़ा आइडियलिस्टिक सा आंसर है जो मैं अभी दे रहा हूं आपको, लेकिन कंसिडरिंग देखो इसको थोड़ा मैं अलग तरीके से, बहुत ऐसा है कि 4 चीजें होती हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं किसी के भी करियर को, 4 थिंग्स दैट इन्फ्लुएंसेस अ करियर। ये जैसे इंस्टाग्राम सब ये नहीं होते इन्फ्लुएंसर्स, वे फेसबुक में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, पीपल कॉल देम सेलिब्रिटीज। देयर आर ओनली 4 थिंग्स दैट इन्फ्लुएंसेस एन इंडिविजुअल लाइफ। फर्स्ट इज पेरेंट्स।
So how parents are thinking, that is number one. If they are thinking that this is the best thing, तो वो कराते हैं. Second is your friends and peers. So most of the times बच्चे जो हैं वो करने की कोशिश करते हैं जो उनके फ्रेंड्स कर रहे हैं, और पेरेंट्स भी उसको फॉलो करते हैं. सेकंड इन्फ्लुएंस है. थर्ड इन्फ्लुएंस होता है मार्केट इन्फ्लुएंस. तो मार्केट इन्फ्लुएंस मतलब जो आपका स्कूल्स हैं, जो आपके कॉलेजेस हैं, जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपको क्या चीज ऑफर कर रहे हैं, आपके आसपास क्या ऑफर कर रहे हैं, वो आपको मार्केट क्या ऑफर कर रही है. तो देयर इज अ सेइंग दैट कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, हर एक प्रोडक्ट के लिए मार्केट होती है, लेकिन वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड होता है कि वो आप मार्केट को वो चीज लेना चाहते हो कि नहीं. तो मार्केट फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है. और फोर्थ होती है इंडस्ट्री. तो जो इंडस्ट्री है वो हेल्थ केयर सेक्टर है, जो आपको आज से 8 साल 9 साल के बाद उसका इफेक्ट पता लगता है. तो ये चार चीजें होती है कैरियर को डिफाइन करती हैं. ये चार ही इन्फ्लुएंस करती हैं, है ना. जैसे अब हिमाचल है, तो हिमाचल में आप होते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री ज्यादा है, तो वो इफेक्ट डालेगी, मार्केट के ऊपर इफेक्ट डालेगी, फ्रेंड्स के ऊपर. जस्ट लाइक अभी जैसे पहलगाम का अटैक हुआ, तो टूरिज्म इफेक्ट पड़ जाएगा सीधा. सिर्फ टूरिज्म पे नहीं पड़ेगा, और भी बहुत सारे यस पड़ेगा. इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर इफेक्ट होगा. टूरिज्म इज अ वेरी स्मॉल थिंग. जो पिछले इतने सालों से स्टेबलाइजेशन थी उस जगह को, J&K को लेके, वो एक ही मोमेंट में अनस्टेबल हो गया. एंड इट हैज बिकॉज टुडे इज अ वेरी ग्लोबल वर्ल्ड, तो इसका इफेक्ट सिर्फ 2 कंट्रीज के बीच में नहीं है, इसका इफेक्ट पूरी की पूरी जितनी भी कंट्रीज हैं, 195 कंट्रीज हैं, उनके बीच में पड़ता है ऐसी चीजों का. तो ये मेरा मतलब आंसर होगा. इसका कोई ऐसा थॉटफुल आंसर नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसका चलन बढ़ रहा है तो जो स्किल सेट हमें नीट क्लियर करने के लिए चाहिए, कोई कंपटीशन क्लियर करने के लिए चाहिए, वो हमें स्कूल में नहीं मिल रही है. इट्स एज सिंपल एज दैट. यस. एंड बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग इट इन स्कूल, पीपल वांट टू टेक इट फ्रॉम आउटसाइड. यस. एंड जब आप उसको आउटसाइड से लेना चाह रहे हो, तो आप फिर ऐसे मीन्स एंड वेज ढूंढते हो जहां पे आप एक सब्सटैंशियल टाइम दे सको किसी इंडिविजुअल को सक्सीड करने के लिए. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रीजंस हैं इसके. लेकिन इसका सेकंड साइड ये है कि इट विल हैव ह्यूज इंपैक्ट ऑन स्कूलिंग सिस्टम. स्कूलिंग सिस्टम में काफी इम्पैक्ट पड़ेगा इसका. एक और चीज आती है सर, नीट नहीं तो क्या? नहीं, ये तो सिर्फ नीट के, देखो 12th के बाद, क्योंकि बहुत से बच्चे वो भी हैं जो, क्योंकि हर बच्चे का नहीं होगा, लिमिटेड सीट्स हैं, तो उनके लिए क्या है कि अगर वो बच्चा नहीं है, राइट, ये कहते कि वो बच्चा फिर से तैयारी करे, लेकिन अगर वो नीट नहीं कर पा रहा तो कुछ और क्या है उनके लिए, क्या फील्ड है ऐसी? अगर देयर इज एक लाइन है दैट फेलियर इज टेम्परेरी but the learning that you derive from that failure is permanent. हम अपने बच्चों को ये नहीं बता पाते हैं कि ये जो आप स्टडी कर रहे हो नीट के लिए, इसी स्टडी से आप और कौन कौन से ऑप्शंस को ले सकते हो. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा. और मैंने जैसे आपको 4 चीजें बताई, तो सबसे क्लोज निट जो है बच्चे के साथ, वो पेरेंट्स, फ्रेंड्स और मार्केट का है. सबसे ज्यादा पेरेंट्स का है. तो पेरेंट्स का नॉलेजेबल होना, पेरेंट्स का अंडरस्टैंडिंग होना किसी प्रोडक्ट को लेके, किसी फील्ड को लेके बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है. तो जैसे आपने नीट की बात की, इसी की बात की, तो इसमें आपका जैसे आपका गांधीनगर में है आपका फॉरेंसिक साइंसेस का इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट बैचलर्स इन फॉरेंसिक साइंसेस है. आपका फिजियोथेरेपी बहुत अच्छा ऑप्शन है, नर्सिंग है, पैरामेडिकल है, फार्मेसी है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, नैनो टेक्नोलॉजी है. देयर आर ह्यूज ऑप्शंस. बट नीट जो है, जो डॉक्टर है, वो हमारे दिमाग में छपा होता है, जिसको मार्केटिंग टर्म में बोलते हैं टोमा, टॉप ऑफ माइंड अवेयरनेस. तो आपने मेडिकल किया है तो आप सीधा बोलते हो कि भाई तू डॉक्टर.
irrespective of profiling the student. मैंने आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग बताया, प्रोफाइलिंग ऑफ स्टूडेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन what option he has opted after class 10th. मेरे हिसाब से वो चीजें जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और पेरेंट्स का रोल बहुत ज्यादा, और जो प्रोफेशनल्स हैं, तो जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे टीचर्स, जो मैं अपनी स्कूलिंग को देखता हूँ और अभी जब मैं स्कूलिंग को कंपेयर करता हूँ, ह्यूज डिफरेंस लगा। टीचर स्टूडेंट के रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। कोई मेरे को ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा था, बोला टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे हिसाब से, अगर आई एम नॉट अ वेरी टेकी गाय, बट आई फील दैट कि टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप में डिफरेंस आ रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से। तो टीचर जो है वो स्टूडेंट को वो नहीं दे पा रहा है जो वो दे सकता है। वैसा है, मतलब देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस दैट स्टूडेंट कैन लुक एट। एक और चीज है सर आजकल की ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एजुकेशन की, तो कितना सही है और कितना गलत है वो चीज? देखो, एजुकेशन मींस इन सिंपल वर्ड्स टू ब्रिंग आउट द बेस्ट विद इन यू, एंड यू कैन नॉट ब्रिंग थिंग्स आउट विद इन यू ओनली बाय स्टडीइंग ऑनलाइन। ऑनलाइन इज लाइक अ वैल्यू एड सर्विसेज, इट्स अ वैल्यू एड सर्विसेज। आपको जब कुछ पता है तब आप ऑनलाइन पढ़ लो। आप सिंपल सा क्वेश्चन आपसे मैं ऐसे बोलता हूं, जैसे नर्सरी से लेकर 12th तक बच्चा कहाँ जाता है? स्कूल में। कौन से मोड में पढ़ रहा है? ऑफलाइन मोड में। सडनली वो ऑनलाइन कैसे सक्सीड कर जाएगा? जब वो 12 साल से ऑफलाइन एक पर्टिकुलर मोड में स्टडी कर रहा है, आप उसको दूसरे डायमेंशन में डालने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जिसने ऑफलाइन ठीक पढ़ा होगा वो ऑनलाइन में शायद एज उठा जाए। कॉलेज है ऑफलाइन ऑनलाइन, इट इज प्राइमरीली ऑफलाइन। ऑनलाइन आप ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, इग्नू के थ्रू कोर्सेज करते हैं लोग, जो भी डिस्टेंस लर्निंग, उसमें भी क्लासेस लगती हैं। तो एजुकेशन जो है इंटरेक्शन, इससे पीपल कनेक्ट, और अगर आप पीपल कनेक्ट लूज कर जाओगे तो एजुकेशन को कोई पर्सपेक्टिव नहीं रहेगा। और जैसे मैंने आपको पहले बोला कि मैं बड़ा मेरे स्टूडेंट्स मेरे को बहुत बार बोलते हैं, बोला सर यू शुड गो ऑनलाइन। I said I am not a guy who would like, मेरा प्रिंसिपल मेरे को अलाउ नहीं करता कि मैं ऑनलाइन चीजें करूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि समवेयर और अदर हम लोग जो हमारे बेसिस बने हुए हैं उसको हिला रहे हैं। तो आई एम नॉट अ वेरी, और अभी देखो आप ऑनलाइन इज इजी एक्सेस, ऑनलाइन इज इजी एक्सेस, बट वी कैन नॉट जज द क्वालिटी। आप ऑनलाइन कोई सामान मंगाते हो तो कई बार आपको गलत चीज आ जाती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ऑनलाइन अच्छा नहीं है, मैं ये बोल रहा हूं कि वो वैल्यू एडेड है, उससे आपको वैल्यू ऐड होगी। लेकिन आप उसको ऑफलाइन की रिप्लेसमेंट ढूंढना शुरू कर दोगे तो यू आर डिस्ट्रॉयड। तो देयर कैन बी हाइब्रिड मॉडल ऑफ इट, दैट यू स्टडी समथिंग ऑफलाइन एंड देन यू ऐड इट विद ऑनलाइन, वो पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन को ऑनलाइन से रिप्लेस करोगे तो इट डजंट वर्क। एक और चीज़ है सर, हम टाइम के साथ देख रहे हैं कि शिमला, धर्मशाला, हमीरपुर जैसे एजुकेशन हब बनते जा रहे हैं। इंस्टीट्यूट हर कोई चाह रहा है कि यहाँ पे आना चाह रहा है, कि यहाँ पे पोटेंशियल है, बच्चे भी हैं, पेइंग कैपेसिटी भी है, सब कुछ है। तो उसको कैसे देखते हैं आप उस चीज़ को? देखो, एजुकेशन हब मुझे नहीं मालूम कि ये टर्म, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ये वर्ड यहाँ पे बोलते हुए सुना है कि एजुकेशन हब है, एजुकेशन हब है। अब किस नंबर ऑफ स्टूडेंट को आप एजुकेशन हब बोलोगे? फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट। कोटा है, कोटा में आज से 3 साल पहले 4.5 लाख बच्चा पढ़ने जाता था। आप धर्मशाला, शिमला, हमीरपुर, सब जगह पर, मैं सिर्फ कोचिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्कूल, कॉलेजेस। एजुकेशन हब आप इस कंसेप्ट में बोल सकते हैं कि वहां पर आपके पास एजुकेशन के रिलेशन में जितनी भी चीजें हैं वो अवेलेबल हैं। लेकिन क्या उस तरीके की डिलीवरी है? क्या हम
बाकी जो जगह हैं उसके साथ compete कर पा रहे हैं, वो देखना जरूरी है। अगर हम ये वर्ड आज के डेट में यूज कर रहे हैं तो हम इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज देयर इज अ मूवमेंट वेयर पीपल आर स्टेइंग इन हिमाचल। और मेरा तो ये मानना है कि भाई आपको हिमाचल में रुकना चाहिए, आप हिमाचल की इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करते हो। अगर आप Yes. हिमाचल में एजुकेशन ले रहे हो तो यू आर एक्चुअली पेइंग हियर। यस, तो ओवरऑल ग्रोथ जो है हिमाचल की वो ज्यादा होगी। अब अगर एक बच्चा फॉर एग्जांपल बाहर चला जाता है और वो बाहर जाके कहीं तैयारी करता है, ही विल स्पेंड अराउंड 2-3 लाख रुपीस इन अ ईयर। अगर ऐसे ऐसे हिमाचल से करीबन 10,000 बच्चा चला जाए तो आप उसको टोटल कर लो। लेकिन ये जो थोड़ा सा देयर इज एन अपलिफ्टमेंट, एंड द रीजन बिहाइंड दैट आई बिलीव इज दैट देयर इज अ प्रोफेशनल एटीट्यूड दैट हैव कम इन दिस प्लेस। धर्मशाला हो गया, हमीरपुर हो गया, शिमला हो गया। जहां तक आपने ये बात बोली कि पोटेंशियल तो हर जगह पे है स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट तो हर जगह है, ऐसा नहीं है कि नहीं। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इंडिया में 12th के बाद कितना बच्चा पास होता है, कितना होता होगा आपके हिसाब से? एक साल में कितना बच्चा 12th करता है इंडिया से? 50 लाख। It is more than 1.25 crores. 1.25 crores. So if you are going to compare it with Himachal में तो बहुत minuscule number है। Yes, yes, yes. It is in lakhs, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख बच्चा होगा जैसे 2 लाख हो जाएगा in proportion to the population। तो अगर उस हिसाब से हमारा एजुकेशन आप बोलेंगे कि तो वैसा मुझे नहीं लगता है कि भाई हाँ, लेकिन ये है कि भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये मैं आपको बोलूंगा। बिकॉज अगर आप रिसेंट रिजल्ट्स देखोगे, जो भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं अलग अलग फील्ड्स में, कॉलेजेस में है, इसमें है, तो दे आर डिलीवरिंग ग्रेट रिजल्ट्स एंड दे आर एबल टू डिलीवर ग्रेट रिजल्ट्स बिकॉज दे आर एबल टू मेंटेन क्वालिटी। सर, वो एजुकेशन की बात आती है कि हम टॉप में हैं या अदर स्टेट्स हैं, तो क्या डिफरेंस आता है उसमें? किस चीज के लिए? समझा नहीं। जैसे एजुकेशन की बात करते हैं कि हिमाचल एजुकेशन में सबसे अच्छा है, बढ़िया है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऐसा नहीं। देखो, एजुकेशन को अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। ओके। एक नर्सरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है, लिटरेसी रेट है, क्लास 12th है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है, आपका अंडर ग्रेड है। सो इफ यू विल आस्क मी अबाउट अंडर ग्रेड, तो अंडर ग्रेड मतलब आफ्टर क्लास 12th इफ यू आर लुकिंग एट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, सो एक आपका एमआईटी है, एक आपका आईआईटी मंडी है, जिसको आप वो प्रीमियर इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं। और आईआईटी मंडी को हम प्रीमियर इंस्टीट्यूट बोलते हैं कि उसके आगे आईआईटी लगा है। एनआईटी इज एक्चुअली, जिसको पहले रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज बोलते थे, तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट प्रीमियर। अच्छा, उसके अलावा अगर आप सोचने लगे इंजीनियरिंग, तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस तो हैं, लेकिन हैव वी बीन एबल टू अपलिफ्ट देम टू द लेवल दैट वी शुड बी लुकिंग? और जो हमारे पास यहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है, क्या हम उसको वो चीज दे पा रहे हैं कि वो कॉर्पोरेट्स में और इंडस्ट्रीज में जा सकता है? तो हम लोग, अगर मेरे को आप पूछो हिमाचल का अंडर ग्रेड, सो आई वुड से दैट नॉट ऑन द हायर साइड। आप हिमाचल के मेडिकल कॉलेजेस हैं, आईजीएमसी है, आपका टांडा है, किसी को वो नहीं है। लेकिन आप अगर उनको कंपेयर करोगे बाहर जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि जब आप एमबीबीएस कंप्लीट करते हो तो यू हैव टू फाइट फॉर योर पीजीज, तो नंबर ऑफ सीट्स कम होती जाती है। तो आपको ये भी देखना जरूरी है। तो लेकिन अगर हम 12th तक बात करें, 12th तक, सो यस वी आर क्वाइट ब्रिलियंट। दैट इज व्हाई जब यहां से स्टूडेंट 12th पास करके बाहर जाता है, बड़े इंस्टीट्यूशंस में पढ़ता है, किसी और पढ़ता है, तो दे आर एबल टू डिलीवर बेटर रिजल्ट्स। यस, मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो बेटर रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमें बहुत सारी चीजों, बहुत गैप है जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, या जो मुझे एक्सपीरियंस है, जो घूमे हैं थोड़ा बहुत, हम लाइफ देखी है, इसे ह्यूज गैप होने का। फिर आ जाओ पोस्ट ग्रेजुएशन, तो 1.25 करोड़ बच्चा जो है वो आपका इंडिया में 12th पास करता है, और उससे करीबन 45 लाख बच्चा जो है वो आपका
अंडर ग्रेड में एडमिशन लेता है अलग अलग कोर्सेज में, MBBS, इंजीनियरिंग, लॉ, अकाउंटेंसी, जनरल एकेडमिक, आर्ट्स, बायो, जो भी फील्ड्स हैं, होटल, 45 लाख, 60 लाख गया, 60-70 लाख गया। अब वो 70 लाख कहाँ गया? दे आर नॉट टेकिंग एडमिशंस, एंड दैट इज द फर्स्ट बॉटलनेक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। वो जो 70 लाख बच्चा है 12th का, आप अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो जो होगा वो उधर मिलेगा आपको। तो या तो फिर वो ITIs करते हैं, मतलब वो भी एजुकेशन, लेकिन मैक्सिमम बच्चा जो है वो कॉलेज में टर्न नहीं करता है। तो 45 लाख के करीब मेरे हिसाब से, जो मैं अगर 45-50 लाख के करीब बच्चा पूरे इंडिया में अंडर ग्रेड पढ़ता है। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करेंगे तो एक साल में, मैं एक साल की बात कर रहा हूँ सर, 5.5-6 लाख, तो वहां से भी 40 लाख गए हैं। वो सेकंड बॉटल है क्या अनएम्प्लॉयमेंट का, जहां से आपकी लड़ाई स्टार्ट होती है अपनी जॉब्स और करियर के लिए। एंड देन कम्स पोस्ट ग्रेजुएशन। प्राइमरली पोस्ट ग्रेजुएशन इज डन बाय दोज पीपल हु हैव रिसर्च बेंट and they want to enter into research fields। तो जैसे आपकी यूनिवर्सिटीज होती हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, तो आपके जो PG प्रोग्राम्स होते हैं प्राइमरीली वो यूनिवर्सिटीज में होते हैं। आपकी जो PhDs होती हैं प्राइमरीली वो यूनिवर्सिटीज में होते हैं, बिकॉज यूनिवर्सिटी कैंपस आर मेड फॉर रिसर्च के लिए। तो उस तरीके से है, जैसे आपका ये लाइक वो सोलन में है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, नॉनी, वहां जो बच्चा जाता है वो PhD करके निकलता है मैक्सिमम। यस। और वहां पे आप अगर क्वालिटी देखो, दैट इज वन ऑफ द प्रीमियर। एक आपका ये एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन है पालमपुर, सॉलिड, वेरी सॉलिड इंस्टीट्यूशन, उनके फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। मतलब फाउंडेशन जैसे जो मेरी लर्निंग बता रहा हूँ मैं, शायद और लोगों को और कुछ वो होगा, लेकिन मैं एकेडमिक पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं ना भाई, तो फिर आप आगे बढ़िए एजुकेशन की फील्ड में, रिसर्च की फील्ड में। अभी सर आपके पास इतना साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का करीब, तो 20 साल से ज़्यादा ही है, तो जो आप पेरेंट्स से मिले होंगे या कैरियर काउंसलिंग में आपने की होगी लोगों बच्चों की, तो आपने क्या एनालाइज किया, क्या ऑब्जर्व किया उसमें? जब असली आंसर जानना चाहते हो कि भाई आई वांट टू गिव, यू वांट टू गिव अ फैब्रिकेटेड आंसर नहीं, जो आपने असली जो देखो मेरे हिसाब से मैं 21 ईयर्स से इस फील्ड में हूँ, और मैंने 21 साल में पेरेंट्स का जो नजरिया है चीजों को लेके वो बदलते हुए देखा है। पेरेंट्स आर मोर कॉन्शियस नाउ about their kids' careers. पहली चीज वो, which is a good thing. But second thing is that they want their kids to choose those careers. Maximum वो career choose करवा रहे हैं जो वो चाहते हैं, because they feel that they have that understanding. Maximum ऐसे, और दूसरे एक तरीके के ऐसे हैं जो बच्चों पे छोड़ देते हैं कि भाई तेरे को जो करना है वो करना। That is also not a right approach. And lot of people come and they say that मेरा बच्चा जो करना चाहता है वो मैं उसको करना। अब उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग कहाँ है, और स्कूल जा रहा है 12 साल से, न्यूज़पेपर आज का बच्चा पढ़ता नहीं, रीडिंग हैबिट्स पुअर है, लिखना आता नहीं क्योंकि मैक्सिमम टाइम फोन्स पे है, चैट पे है छोटी सी। तो जो रीडिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स हैं वो पुअर हो रही है, और पेरेंट्स जो हैं वो बहुत रिजल्ट ड्रिवन हो गए हैं। They are seeking results from their kids when they are investing. तो वो बच्चों के ऊपर मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि बहुत एक्स्ट्रा एडेड प्रेशर थोप रहे हैं, थोपना तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मतलब बहुत एक आउटपुट ड्रिवन अप्रोच है आज की डेट के पेरेंट्स की। कितना पैसा लगा रहे हैं तुम्हारे ऊपर, आना चाहिए कुछ, है ना। बट लर्निंग जो है वो इमीडिएट आउटपुट नहीं होती है, होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, होलिस्टिक तो, लेकिन लर्निंग आप एक दे रहे हैं एकदम। जैसे आपने नीट की बात की, 25 लाख बच्चे पेपर दे, 1 लाख ने बनना है डॉक्टर, 24 लाख ने नहीं बनना है। अब वो 24 लाख जो हैं उनको आपने कैसे सस्टेन करना है, किस तरीके, तो वहां पे पेरेंट्स का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ पेरेंट्स
जैसे मैंने वही आपने जैसे डमी की बात की, तो काफी लोग ले रहे हैं डमी, क्यों ले रहे हैं? दे आर बिकम रिजल्ट ड्रिवन, they are seeking results, they want results. पहले ऐसा होता था कि पेरेंट्स जो थे, पहले हमारे यहाँ पे स्कूलिंग में ऐसा होता था, जैसे इवन इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन आईआईटीज तो आपको 75% मार्क्स होना चाहिए थे 12th। अब ऐसा कोई क्राइटेरिया है नहीं, तो जो 12th के मार्क्स हैं वो एक तरीके से इररिलेवेंट हो रहे हैं until unless you go for, जैसे आप अभी आप डॉक्टर बन गए तो आपने मार्क्स का क्या करो, फिर तो आपकी जो ग्रेजुएशन है, जो आपकी प्रोफेशनल वो है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो वो भी एक चीज है देखने वाली, समझने वाली। तो बैलेंस करके चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो आपके एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं आज की डेट में, और कई जो है वो बहुत करियर ड्रिवन हो गए। दे वांट देयर किड्स टू बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट एट अ अर्ली एज, लेकिन एम्प्लॉयमेंट साइकिल दे डोंट अंडरस्टैंड इट नाउ। पहले के टाइम पे 1970s 1980s में 14 साल 15 साल का बंदा जो था हिमाचल से, वो फौज में भर्ती हो जाता था। तो 15 साल का इंडिविजुअल जो था 15, 16, 17, 18, 19 वो जॉब कर रहा होता था। आज की डेट में 27 से मैक्सिमम लोग जो है 27, 28, 29, 30 आपको नहीं मिलेंगे काम करते हुए, नहीं मिलेंगे काम करते हुए। आप कहीं पे भी जाइए, यू विल फाइंड देम स्ट्रगलिंग। और उसका वन ऑफ द प्राइमरी रीजन है नॉन प्रोफाइलिंग ऑफ स्टूडेंट एट लेवल ऑफ क्लास 10th। आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं। सिक्किम स्टेट है, तो उन्होंने आज से कोई 22-23 साल पहले वहां से 10th क्लास के कोई 5,500-6,000 बच्चा पास होता था सिक्किम में। तो उन्होंने क्या किया, बहुत इट्स एन आइडल टू स्टडी फॉर लॉट ऑफ स्टेट्स। उन्होंने वो जो 4,000 बच्चा था, 5,000 बच्चा था, उनको प्रोफाइल किया कि ये किसमें अच्छा है, ये किसमें अच्छा है, और हमारी स्टेट के पास इस प्रोफाइल की कौन सी जॉब अवेलेबल है। yes. अब जो उस बच्चे का प्रोफाइल उसको मैच नहीं करता था, उनको उन्होंने अपने खर्चे पे दूसरे स्टेट्स में पढ़ने भेजा। और जब वो बच्चों की और इन बच्चों की जॉब लगती है तो दे पे अ सर्टेन अमाउंट सो दैट जो आने वाले आगे बच्चे हैं वो उनको भी वो साइकिल चले। तो वहां पे एक डिपार्टमेंट, दिस इज नॉट अ डिपार्टमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी और समथिंग लाइक दैट, सिक्किम में है कॉम्पिटेंट डिपार्टमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट समथिंग लाइक दैट। उन्होंने वैसा डिपार्टमेंट बनाया और प्रोफाइलिंग 10th में है। तो वो बंदा जो है, देखो, करियर मीन्स एनीथिंग विच गिव्स यू वेल्थ, एनीथिंग विच गिव्स यू रिकॉग्निशन, एंड थर्ड इज हैप्पीनेस। सो प्राइमरली वेल्थ के पीछे भाग रहे हैं, मनी के पीछे सर। अब वो हेल्थ मनी भी अपने क्रिएट करना है, रिकॉग्निशन के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हैप्पीनेस लूज हो रही है। इसीलिए अगर आप मेडिकल कॉलेजेस में जाओ, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाओ, और अगर आप बात करोगे स्टूडेंट्स से, यू विल फाइंड देयर इज लॉट ऑफ पेन इन देयर हार्ट। सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है। सुसाइडल टेंडेंसीज तो देखो ऐसा है कि भाई मैं ये वर्ड मतलब मैं अवॉइड ही करता हूँ यूज करना। और ये इसका सबसे बड़ा रीजन जो मैंने आपको पहले दिया, आउटपुट ड्रिवन हो रहे हैं। पहले पेरेंट्स आउटपुट ड्रिवन नहीं थे। पहले, आज से पहले जो लोगों के, अगर आप देखोगे फैमिली लाइफ साइकिल, तो 10-10 बच्चे होते थे हिमाचल में, 5-5, 7-7, 8-8। लेकिन वो कभी ये नहीं बोलते थे बच्चों को तुम्हें ये करना है, ऐसे करना है। नहीं, आज की डेट में 1 है, 2 है, वो भी बेचारे प्रेशर में, एंड दे हैव एवरीथिंग। सो फर्स्ट थिंग इज दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, मेरे को ऐसा लगता है, और वो बच्चों की गलती नहीं है। 10th के बाद मेरा ये देखो, अभी जैसे आपने वही, मैं फिर वही बात आ रही है, अब 10th के बाद आप उसको कहाँ पुश कर रहे हो, उसको प्रॉपर्ली प्रोफाइल करो। 7th 8th 9th में किस में आपका बच्चा ठीक है। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि भाई उनको ऐसा लगता है कि आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं एज ए प्रोफेशनल बोल रहा हूँ, इट डजंट मैटर दैट वेदर समबडी टेक्स माय एडवाइस सीरियसली और सीरियसली इन द सेंस कि भाई उनको ऐसा लग रहा है क्या बोल रहा है, ऐसे पूछेंगे जब आपका पॉडकास्ट जो है वो देखेंगे।
लेकिन पेरेंटिंग इज एक और चीज आ रही है सर, पेरेंटिंग एंड चाइल्ड रिलेशन। एक वो हर एक देखो, जब टीचर और चाइल्ड का रिलेशन खत्म हो गया तो पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन कहाँ बचेगा? बिकॉज द फर्स्ट टीचर इज मदर एंड देन फादर। तो कोई भी रिलेशनशिप जो है वो, और आप देखोगे कि रिलेशनशिप डिटोरेशन पर ज्यादा होगी इसकी वजह से सोसाइटी में। वो चीजें हैं उस तरीके से। ऐसे तो बहुत बहुत बात की जा सकती है कि भाई आगे क्या है, कैसे नहीं, लेकिन there are certain serious concerns जो अभी, जैसे हमारे बच्चा है, मेरा बच्चा 10 साल का है, I'm worried, I'm seriously worried कि आगे, worried in the sense not for career but उसको आगे कैसे लेके जाना है। 10 साल का है, लेकिन उसकी प्रोफाइलिंग जैसे मैं उस नोट करता हूँ, तो आप भी से करनी जो मेरी कैपेबिलिटी है उसको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो मैं बोलूंगा वो कराऊंगा। मैं शायद किसी और से भी एडवाइस लूंगा, बिकॉज समटाइम एज अ पेरेंट यू आर सीइंग समथिंग एल्स, यस, एंड प्रोफेशनल सीज समथिंग एल्स, बट एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। कई पेरेंट आते हैं ऐसे बोलते हैं, अरे मैं पैसा लगा रहा हूं ना, तू पढ़। दीज आर द काइंड ऑफ, नहीं होता कोई बात नहीं। अब वो स्टेटमेंट अभी इस टाइम पे तो ठीक है, लेकिन वो 1 साल के बाद वो स्टेटमेंट कन्वर्ट हो जाती है। फिर पैसा लगाया था, इतना पैसा लगाया था, इतने पैसे खर्चे, इतने लाख रुपए लगा दिया, कन्वर्ट हो जाती है। और तो वो चीज है जिसकी वजह से फिर रिलेशनशिप्स भी आप देख रहे हो। सर आफ्टर +2 आफ्टर ग्रेजुएशन एक अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है जैसे अभी। नहीं, 12th के बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट है। जो अनएम्प्लॉयमेंट इज एनी इंडिविजुअल हु इज अबव द एज ऑफ 17 years, हु इज इन मार्केट फील्ड, लेबर फोर्स है वो सब अनएम्प्लॉयड है। और अनएम्प्लॉयमेंट तो अब सभी का अंडरस्टैंडिंग अनएम्प्लॉयमेंट ही अलग है। हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के परस्पेक्टिव से लेते हैं, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट पूरे इंडिया में जितने भी जॉब्स हैं उसमें से 5% जॉब्स जो है वो गवर्नमेंट जॉब है। 95% जॉब्स आर नॉन गवर्नमेंट जॉब्स। सो दैट मींस 95% पीपल आर वर्किंग इन नॉन गवर्नमेंट सेक्टर। जैसे आप हिमाचल का एग्जांपल तो हिमाचल में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होगा वो होगा 1,85,000 से 2,15,000। पॉपुलेशन तो 75 लाख है, उसमें से बच्चे वगैरह निकाल दो आप, तो बाकी लोग क्या करते हैं? करते तो है ना। यस, दे आर आल्सो मेकिंग, दे आर इनटू बिजनेसेस, एंटरप्रेन्योर्स हैं, अलग अलग फील्ड्स में अपनी चीजें कर रहे हैं। एंड हिमाचल इज अ सब्सटैंशियली काम इकोनॉमिकली, लोगों के पास पैसा है हिमाचल में। गवर्नमेंट के पास ना हो, लोगों के पास है। देयर इज अ डिफरेंस। पीपल हैव मनी इन हिमाचल बट गवर्नमेंट डोंट हैव। एक चीज आती है सर किसमें बच्चों के स्किल्स पे बात आती है, जैसे अभी लाइफ स्किल्स की बात कर रहे थे, या फिर कई बार टेक्निकल स्किल्स हैं या स्पेसिफिक स्किल्स हैं। तो वो बच्चा जैसे आफ्टर ग्रेजुएशन बोलते हैं कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, मेरे को नौकरी दे दो, लेकिन जब इंडस्ट्री बोलती है कि आपको काम आता है तो नहीं जी, ये नहीं आता, तो वो बच्चा अपने आप को कैसे काबिल करे उसको? देखिए, ग्रेजुएशन तक तो 70% चीज खत्म हो चुकी है और इसीलिए अगर आप देखोगे तो ग्रेजुएशन के बाद बच्चा जो है वो ज्यादा टाइम दे रहा है जॉब करने के लिए। व्हाई पीपल आर मूविंग टुवर्ड गवर्नमेंट जॉब्स? सिक्योरिटी। दैट इज नॉट द रीजन, दे लैक स्किल्स। आई एम नॉट सेइंग दैट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज डोंट रिक्वायर स्किल्स, बट जो आपने बात की, अब गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, वो कहीं से भी लोगों को उठाते हैं, दे हैव स्किल्स। मोर देन स्किल, will is important to gain that skill. हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हेलीकॉप्टर पेरेंट्स हैं। I call them हेलीकॉप्टर पेरेंट्स। तो 12th तक तो वो आपके साथ ऐसे चलेंगे, ऐसे कितने नंबर आए, स्कूल में जाएंगे, सब कुछ जाएंगे, सब कर रहे हैं। जैसे ही 12th के बाद कॉलेज में गया, वो पेरेंट्स को नहीं लेने देना। कई पेरेंट्स को तो ये भी पता नहीं होता कि उनका बच्चा फर्स्ट ईयर में पास हुआ है कि फेल हुआ है। फाइनल ईयर में जाके पता लगता है वो फेल हो गया। फिर वो हेलीकॉप्टर कितने सपने आए, क्या हुआ, फिर लैंड करेंगे, बोलेंगे हाँ भाई क्या करना है। सो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये चीज भी रियलाइज करना जरूरी है। और स्किल एंड विल टू लर्न दैट स्किल इज इंपॉर्टेंट, एंड टू गेन अ स्किल इट हैज नथिंग टू डू विद एज।
but market forces want a particular age. आप कोई भी स्किल किसी भी एज में गेन कर सकते हो, सेट कर सकते हो, लेकिन वो स्किल की हाईएस्ट एफिशिएंसी कौन सी एज में होती है वो इम्पोर्टेंट है। तो कई लोग बोलते हैं हम तो किसी भी एज में सीख सकते हो, लेकिन क्या वो हाईएस्ट लेवल ऑफ एफिशिएंसी होगी? तो द आंसर इज नो। तो एज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसीलिए अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अभी देखोगे तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि 4 ईयर की डिग्री प्रोग्राम कर दी है और उसके साथ एक प्रोफेशनल डिग्री भी ऐड कर दी है। जैसे अगर किसी ने ग्रेजुएशन करनी है, बीए कर रहा है, तो साथ में यू कैन डू बीएड आल्सो 4 इयर्स। पहले क्या होता है, बीए किया फिर बीएड कर रहे हो, फिर उसके लिए अलग एग्जाम दे रहे हो, फिर लोगों के बीच में बैठ रहे हो। लेकिन इस बार जैसे अभी जो एग्जाम होगा, सीयूईटी का एग्जाम है, तो उसमें इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स है, बहुत सारे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स है जो स्टूडेंट कर रहे हैं। लेकिन उसको अवेयर कराने के लिए पेरेंट्स जो हैं, दे नीड टू मूव आउट फ्रॉम देयर होम्स इन क्लास, व्हेन योर किड इज इन क्लास 7th, 8th and 9th. Every year is important. Once take a professional advice for your kid. Take out 1 hour in 1 year, and you will see that what impact you have made in his life. हम तब जागते हैं जब सब जाग रहे हैं। कई पेरेंट्स, मैं नहीं बोलूंगा, कई पेरेंट्स बहुत अवेयर हैं, लेकिन वो बहुत मिनिस्क्यूल नंबर है, मतलब वो बहुत एक्सेप्शंस है, नॉट इवन 1%। सर, न्यू एजुकेशन के बाद जैसे आपने बात की कि स्किल बेस है, वोकेशनल के ऊपर फोकस्ड किया गया है, या फिर आपने जो करना है उसके ऊपर है, तो वो चीज़ बच्चा कैसे उस चीज़ को अपने लिए अप्लाई कर सकता है, या पेरेंट्स क्या चीज़ उससे देख सकते हैं? पहली चीज तो आपको ये समझना जरूरी है कि भी हमारे यहाँ पे क्या होता है कि पॉलिसीज बन जाती हैं, लेकिन पॉलिसीज जिन लोगों के लिए बनी है उन तक पहुंचती नहीं है प्रॉपर फैशन में। अभी जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो जितने एजुकेशनलिस्ट होंगे उन्होंने वो पढ़ी होगी, लेकिन एक्चुअल जिसको पता होना चाहिए उसको नहीं पता है, पेरेंट्स एंड चाइल्ड। तो वहां पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है स्कूल्स का, जहां पर एक बच्चा 11 साल 12 साल पढ़ता है, दैट इज देयर ड्यूटी एंड ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स। तो ऑफ कोर्स है, वो तो मतलब अनसेड है, लेकिन उस स्कूल की भी ड्यूटी है कि उनको राइट पाथ पे ध्यान में। अभी कई बच्चे आते हैं, अभी 12th के पेपर खत्म हो गए, तो उनको पता ही नहीं कि कौन से एग्जाम्स हैं, कैसे भरने हैं, क्या होता है इससे क्या नहीं होता है। अच्छा, ये वाला एग्जाम चलो ये भी कर देते हैं, चलो ये भी कर देते हैं, दे आर जस्ट डूइंग इट बिकॉज अदर पीपल आर डूइंग इट। तो वो एक प्रोसेस है, करियर इज अ प्रोसेस। लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, बट दे नीड टू लुक एट करियर्स। तो जो जॉब ढूंढ रहे होते हैं वो ग्रेजुएशन के बाद इमीडिएटली गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाएंगे, मतलब जॉब। देयर इज डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड कैरियर। हाँ, बहुत डिफरेंस है। करियर इज ग्रोथ ड्रिवन, जॉब इज इकोनॉमिकल ड्रिवन। जहां आपको पैसा मिल रहा है वो नौकरी है, लेकिन करियर जो है वो ग्रोथ देता है, प्रोफेशनल ग्रोथ देता है, सोशल ग्रोथ देता है, इकोनॉमिकल ग्रोथ देता है, पॉलिटिकल ग्रोथ देता है। हर फॉर्म ऑफ ग्रोथ जो आप सोच सकते हो वो देता है, वो करियर है, और वहां पे हैप्पीनेस होगी। और वो करियर डिफाइनिंग जो है वो, और करियर जो है इट इज लाइक, जब तक आप जिंदा हो तब तक करियर है, जब तक आप, वो टैग लग जाएगा कि यार ये ऐसा था। हम जॉब को करियर समझ लेते हैं, जॉब को करियर समझ लेते हैं। हम सोच रहे हैं हम नौकरी कर रहे हैं तो हमारा करियर है, उससे हम पैसा बना रहे हैं, बट नॉट एवरी इंडिविजुअल हु इज डूइंग अ जॉब इज हैप्पी। और करियर के लिए आपको प्रोग्रेशन रखना है। आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, वर्ल्ड में सबसे अच्छा एमबीए का इंस्टीट्यूशन कौन सा है आपके हिसाब से? ऐसे अगर आप ऐसे बाई जगह कौन सी कंट्री में होगा? यूएसए या यूके? लोग हार्वर्ड बिजनेस स्कूल बोलते हैं, इंडिया में सबसे अच्छा कौन सा होगा? लोग बोलेंगे आईआईएम्स। लेकिन जो दुनिया के टॉप नॉच एमबीए इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आस्क, इफ यू वांट टू डू एन एमबीए, प्रोफेशनल एमबीए, दे आस्क फॉर मिनिमम 8 to 10 years of work experience before doing MBA. Yes. 10 12 आपका ISB है हैदराबाद में। People redefine their careers. और हमारे यहाँ पे क्या है, हिमाचल में BBA कर लिया, BCom MBA कर लेते हैं।
अब क्योंकि उसने एमबीए कर लिया तो वो ये सोच रहा है कि जो 10 साल से एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ जो एमबीए कर रहा है मैं उसके साथ हूं। You need to have that work experience. 10, 11. INSEAD है फ्रांस में. INSEAD it offer 1 year MBA. Fantastic institution. वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए लोग मतलब ऐसे और लोग एजुकेशन का इस्तेमाल अपने करियर को अपलिफ्ट करने के लिए करते हैं, जॉब के लिए नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, हम सारी एजुकेशन ले लेते हैं फिर उसके बाद जॉब ढूंढ रहे होते हैं। अब बताओ करना क्या? अब जो ये पोस्ट ग्रेजुएशन का कल्चर है प्राइमरली ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में। ओके। आप यूएस में जाओगे वहां पे जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है मतलब वो रिसर्च में जा रहा है। आप यूके जाओगे दूसरी कंट्री जाओगे वहां पे लोग ज्यादा स्टडी नहीं करते हैं, उनको समझ में आता है यार आई एम वेरी गुड एट स्पोर्ट्स, विल परस्यू माय समथिंग एंड दे हैव दैट मैकेनिज्म। अभी हम लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि यार एवरीथिंग इज गवर्नमेंट इज दैट, ऐसा नहीं है। वी आल्सो नीड टू थिंक दैट व्हाट वी आर। और लोग करियर और जैसे 2 सबैटिकल्स लेते हैं लोग नौकरी से, आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बहुत सबैटिकल्स लेते हैं। यस। जैसे आपने देखा होगा कई आप ऐसे देखा होगा जैसे एचएस का रिजल्ट आता है तो उसमें मैक्सिमम लोग वर्किंग होते हैं। यस। पहले से कहीं 5 साल 10 साल काम कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद वो सबैटिकल लेंगे, दे विल टेक अ लीव, दे विल टेक अ स्टडी लीव, दे विल स्टडी फॉर 5-6 मंथ्स, क्वालिफाई, फिर अपने करियर को अपलिफ्ट करते हैं। तो एजुकेशन को अपलिफ्टमेंट ऑफ करियर के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि ब्रांडिंग के लिए कि घर में ठप्पे लगे हैं कि यार मैंने पोस्ट ग्रेजुएट है। और इंडियंस का हमारा ऐसा है कि वी आर वेरी हैप्पी इन कलेक्टिंग डिग्रीज, वी आर वेरी हैप्पी इन कलेक्टिंग डिग्रीज। हम बहुत खुश होते हैं कि हमारे बहुत सारी डिग्रीज हो। अब ये कर लिया है, 2 मास्टर्स हैं, एमए इंग्लिश, एमए हिंदी, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए, आपको 3-3, 4-4 वाले भी मिलेंगे, बट आर वी यूटिलाइजिंग व्हाट वी आर? तो हमें यही पता नहीं कि उसको यूज कब करना है। और वहां पे प्रोफेशनल एडवाइस जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज के डेट में जो भी नॉलेज आप गेन कर रहे हो वो 3 साल के बाद रिडंडेंट है, वो किसी यूज करनी है, बिकॉज वर्ल्ड इज मूविंग एट सच अ फास्ट पेस, सो यू नीड टू कीप एडिंग न्यू थिंग्स। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लोग आज के डेट में बात करते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज है, 3 साल के बाद आप कुछ और देखोगे। यस। We are talking about in world, we are talking about nanotechnology, ऐसे कि भी हमारी बॉडी में चिप्स लगी होंगी, डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं होगी, वो हमारे को हर चीज बताएगा। जैसे आप घड़ियों में देख लेते हो कि वॉक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कितना सर्कुलेशन कितना है, क्या है। तो वर्ल्ड इज मूविंग एट अ वेरी फास्ट पेस एंड वी नीड टू बी वेरी क्लियर व्हेन वी आर डिफाइनिंग आवर करियर्स कि आप कौन सी चीज ऐड कर रहे हो। इसीलिए आपको जो स्किल बेस्ड, अब बोलते हैं स्किल बेस्ड प्रोग्राम, लेकिन कौन सी एज पे कौन सी स्किल की जरूरत है। एक और चीज आ रही है सर साथ में कि इंटर्नशिप कितनी जरूरी है। अगर जो लोग अभी मान लीजिए इंटर्नशिप का कॉन्सेप्ट ये है कि इंटर्नशिप इज लाइक अ ब्रिज बिफोर यू एंटर डूइंग अ जॉब और अ करियर। तो इंटर्नशिप में अभी गवर्नमेंट ने भी 5 लाख लोगों को इंटर्नशिप का वो दिया है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जितने भी प्राइवेट कंपनीज है उसमें लोग अपना फॉर्म भर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, 5-5 हजार रुपया उनको महीने का स्टाइपेंड भी दे रही है। तो वो इसलिए दे रही है कि भाई काबिल भी हैं कि नहीं है। तो अगर काबिल नहीं है तो वो वहां से पीछे हट जाएंगे, जो ठीक होंगे वो थोड़ा आगे जाएंगे, फिर वहां पे पहुंचने के बाद जो ठीक नहीं होंगे वो भी वापस आएंगे, ऊपर जाएंगे। तो इस तरह फिल्टरेशन प्रोसेस चल रहा है। आप ये चीज भी बताएं ऑडियंस को कि इंटर्नशिप क्यों जरूरी है। The internship is a bridge between your studies and the career that you want to opt for. That is why internship is necessary. तो हमने तो 15 साल 18 साल पढ़ाई की होती है, हमें नहीं पता है कि भाई एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में कैसे माहौल होता है, कैसे उठते हैं, बात कैसे करनी है, काम कैसे होता है, जॉब प्रोफाइल क्या होती है, KRAs क्या होते हैं, KPAs क्या होते हैं, KPIs क्या होते हैं, अलग अलग टर्म्स हैं। और हर एक इंडस्ट्री का एक कल्चर है। तो अगर आपने फार्मेसी की है तो आप फार्मेसी इंडस्ट्री को समझें, पढ़ लिया इसका तो ये नहीं कि आप वहां पे नौकरी कर लोगे। yes. तो इसीलिए इंटर्नशिप और गवर्नमेंट का वो स्टेप बहुत, और प्राइवेट भी किसी ने बच्चे ने करनी हो तो वो भी थोड़ा बता दें कि प्राइवेट ही है मैक्सिमम इंटर्नशिप्स।
मैंने आपको पहले ही बोला 5% नौकरियां गवर्नमेंट है, बाकी 95% प्राइवेट। तो 5% इंटर्नशिप भी गवर्नमेंट होंगी, 95% प्राइवेट है। और कुछ एक बच्चे से जैसे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं, अपने काम की तरफ जाएं, तो वो क्या क्या स्किल्स या क्या हाई डिमांडेड आजकल हैं चीजें? ये बड़ा वर्ड आजकल बड़ा वो बड़े मतलब मैं हिमाचल में सुना एंटरप्रेन्योरशिप, फ्रेंच वर्ड, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप 3 वर्ड होते हैं। एक होता है एंटरप्रेन्योरशिप, एक होता है इंट्राप्रेन्योरशिप, एक होता है इंटरप्रेन्योरशिप। So entrepreneurship is to do with high ability to take high risk and ability to take decisions, जो बिजनेस रन करते हैं। Entrepreneurship deals with when you are working under someone, तो आप जो काम कर रहे हैं वो भी एक तरीके के, बिकॉज वो उस एरिया कंसर्न में आपने ही डिसीजन लेना है। यू आर ए टीम लीडर, टीम लीडर है, आप खुद भी काम कर रहे हो तो भी आपको तो खुद ही करना है ना वो। दैट इज अगेन एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज टू डू विद लेस रिस्क एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज टू डू विद accumulation of lot of people coming together and starting something. That's the entrepreneurship. तो आप किसी फील्ड में बहुत बढ़िया हो, ये किसी फील्ड में बहुत बढ़िया है, मैं किसी फील्ड में बहुत बढ़िया हूँ, चौथा किसी फील्ड में, तो चारों इकट्ठे आगे कोई नई चीज करेंगे। That is entrepreneurship। जैसे आपका IPL है, ACC सीमेंट वाले अच्छे हैं, उन्होंने कोई कंपनी खरीदी हुई है, रिलायंस वाले कुछ और करते हैं, वो करते हैं, दे हैव कम टुगेदर विद देयर ब्रेन्स एंड दे हैव डेवलप्ड समथिंग, अ प्रोडक्ट उस तरीके से, तो दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। तो आज की डेट में सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एंटरप्रेन्योरशिप में हो जाएगा कि आपके रिस्क शेयर हो जाएगी, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में आपकी रिस्क, लेकिन ये बोलते हैं हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड और नो रिवॉर्ड। तो रिस्क टेकिंग एबिलिटीज होनी चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, और जो स्किल सेट चाहिए वो यही है, हाई रिस्क, कैलकुलेटिव हाई रिस्क। सर अवार्ड्स की बात करूं तो आपको हिमाचल में भी अच्छे अच्छे स्टेट लेवल के अवार्ड्स मिले हुए हैं, प्लस अलग अलग अवार्ड्स, तो उनके पीछे की कहानी क्या रही, आपका क्या सफर रहा, या वो कहां तक कैसे आप उस सफर में पहुंचे? अवार्ड्स आर रिकॉग्निशंस फॉर द थिंग दैट वी हैव डन, that is past. Now what next is important. That's how I look at my life. शुरुआत कैसे हुई? मैं देखो I was working in corporates. I've worked at a top management level. और 26, 27, 28 साल की उम्र में ही मैं CEO बन गया था. I was running that thing. But I had certain medical challenges. I had to come back to Himachal. और फिर यहाँ पे मैंने कुछ सोच समझ के कोई चीज करने की कोशिश नहीं की, वो हो गई, बिकॉज यहाँ पे इतना ज्यादा डेफिसिट है। अब वो लोग उसको एग्री नहीं करेंगे, यू डोंट वांट टू, यू कैन बी इन डिनायल मोड। इसको ऑस्ट्रिच अप्रोच बोलते हैं। जो शत्रुमुर्ग होता है ना, जब उसके ऊपर खतरा आता है तो वो अपनी मुंडी जो है रेत में डाल देता है, वो सोचता है मैं बच गया, लेकिन उसको ये नजर आता है कि उसकी पूरा शरीर बाहर है, मुंडी तो फिर छोटी है। तो हम लोग, कई लोग जो है वो बहुत डिनायल मोड में जाते हैं कि नहीं हम तो बहुत बढ़िया है, हम तो बहुत बढ़िया है, ऐसा 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 नहीं। वी नीड टू कीप एडिंग। आई हैव गॉट समथिंग बिकॉज आई हैव डन समथिंग, बट दैट डजंट मीन दैट कि मेरे को आगे अपने आप को भी मेरे को अपलिफ्ट करना है। अगर मेरे को किसी को कुछ डिलीवर करना है, तो जब मैं अपने आप को लिफ्ट करूंगा तो नीचे वाला भी लिफ्ट होगा। yes. तो वो आपका खुद का करियर, जो मैंने आपको एंटरप्रेन्योरशिप, तो अगर आप अपना करियर ग्रो करते हो तो आपके साथ और भी लोगों का करियर जो है वो ग्रो होता है। तो दैट इज हाउ आई लुक एट लाइफ। और जहां तक अवार्ड्स की बात है, इट इज फाइन एंड इट मेक्स यू हैप्पी, इट मेक्स यू स्माइल, बिकॉज जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या जो बिजनेसमैन होते हैं वो अलोन होते हैं। टॉप में नहीं, जर्नी में लोगों के बीच में अलोन होते हैं। देयर इज अ वेरी बिग मिथ, ये मैनेजमेंट का लोगों को बहुत बड़ा मिथ है। आपकी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ोगे तो उसमें ऐसे ट्रायंगल बनाया हुआ है, मैं टॉप में दिखा देंगे लीडर। लीडर इज इन बिटवीन द पीपल, उसके चारों तरफ लोग होते हैं, लेकिन वो फिर भी अकेला होता है, बिकॉज ही हैज टू मेक अ कॉल और मेक अ डिसीजन दैट नोबडी एल्स इन दैट क्राउड विल मेक। तो
उस तरीके से है। सर आपने बहुत बढ़िया बात की है। तो एक चीज़ है कि हर जगह एक लीडर की ज़रूरत होती है, तो वो क्या स्किल्स हैं कि लीडर बना जा सके? एक ना जब महात्मा गांधी थे, तो महात्मा गांधी जी ने डांडी मार्च किया। तो जब उन्होंने डांडी मार्च किया तो उन्होंने लोगों के पास बैठ के नहीं बोला कि मैं डांडी मार्च करने जा रहा हूँ। उन्होंने अपना डंडा उठाया और वो चल पड़े, और उनके पीछे पीछे लोग चल पड़े। देयर वर अराउंड 77-78 पीपल हु वेंट विद हिम टिल डांडी, ओनली 78। सो लीडरशिप की एक क्वालिटी होती है, यू डोंट लीड, पीपल फॉलो यू। इफ यू आर अ लीडर, पीपल विल रिकॉग्नाइज एंड विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट ये बंदे में बात है, वो ऑटोमेटिकली फॉलो करते हैं। स्किल सेट तो आप वही स्किल्स चाहिए, अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, अच्छा नॉलेज होना चाहिए, पीपल कनेक्ट कर सके, वही स्किल सेट वही बिहेवियर आपको अलग चीज में भी चाहिए। तो इससे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो नहीं है, बट यूनिकनेस शो होनी चाहिए। वो यूनिकनेस जब शो होती है किसी इंडिविजुअल में, तो पीपल लोग आपके साथ खुद कनेक्ट करते हैं। सो आई बिलीव इन दिस लाइन दैट यू डोंट लीड, पीपल फॉलो यू। बहुत बढ़िया सर। इसके बाद सर एक और चीज़ बात करें, जैसे कि नॉलेज की बात करें, तो उसकी एक चीज़ है विजडम। तो एक उम्र में, जैसे मान लीजिए एक यूथ की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो इतनी अच्छी विजडम कैसे या वैल्यू सिस्टम अपना कैसे अच्छा कर सकता है? मतलब लाइक देखो, विजडम एक ऐसी चीज है, वो तो आती रहेगी। और मतलब डिसीजन मेकिंग में जो इजी स्टेप्स हैं, मान लीजिए वो डिसीजन मेकिंग एवरीवेयर, स्मॉल और बिग डिसीजन मेकिंग तो हर चीज है ना। अब आपकी शादी होने वाली है, पहले तो आपको आपने क्या बनाया, डिसीजन लिया, है ना, राइट? फिर उस डिसीजन आपने लोगों को इन्वॉल्व किया होगा। फिर आपकी शादी होगी, कब होगी, कैसे होगी, किसके साथ होगी, कितने बजे होगी, उसका डिसीजन। एवरी मोमेंट लाइफ गिव यू स्टिमुलस, यू रिस्पॉन्ड, दैट इज द डिसीजन। डिसीजन मेकिंग ही है। और डिसीजन मेकिंग जो है, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग आपकी एक्सपीरियंस से आती है। आप किस तरीके के लोगों के साथ उठते बैठते हो, बिकॉज यू लर्न मोर फ्रॉम पीपल देन बुक्स इन टुडेज टाइम। पहले किताबों से लोग सीखते थे, लोगों से चीजें सीखना एक आर्ट है, जिसमें वो आर्ट आ गई और वो लोगों से बात करने पे ही आएगी। रीजन उसका ये है कि हमारी जो इकोनॉमी है पहले एग्रीगेरियन थी, आज के डेट में सर्विस ड्रिवन है, एंड सर्विस ड्रिवन इंडस्ट्री जस्ट वर्क ऑन पीपल। तो जिसको पीपल मैनेजमेंट आती है, जिसको पीपल अंडरस्टैंडिंग आती है, जिसको ये पढ़ना आता है कि यार क्या अब क्या होगा, दैट पर्सन विल ग्रो, दैट पर्सन, नोबडी कैन स्टॉप दैट पर्सन, एंड दैट इज अ लाइफ स्किल दैट यू लर्न फ्रॉम मीटिंग पीपल। अब आज के डेट में तो लोग मोबाइल पे लगे हैं, तो लोगों को ये लग रहा है कि भी हम मोबाइल पे लगे हैं तो हम बहुत ग्रेट हो जाएंगे। नहीं, आप लोगों से नहीं मिल रहे हो, आप 30 सेकंड 15 सेकंड में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, बट योर ट्रू पर्सनालिटी इज नॉट कमिंग आउट। सो पर्दे के पीछे कुछ और है। हाँ, आप थोड़े टाइम के लिए स्टार हो सकते हो, लेकिन स्टार कब डिम हो जाएगा पता नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोगों से नहीं मिलते हो। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर मैं आपको पॉलिटिशियंस के नाम पूछूं तो शायद आप रिकॉग्नाइज कर जाओगे, लेकिन मैं अगर आपको बहुत ग्रेट सिविल सर्वेंट्स की फोटोज दिखाऊं या नाम लूं तो शायद आपको डिफिकल्टी होगी। यस। डिफरेंस क्या है? पीपल कनेक्ट। मुझे भी ये चीज़ सर लगा कि सिर्फ वो कुछ टाइम के लिए दिखते हैं, जब रिजल्ट आता है तो कुछ लोग जानते हैं, लेकिन वो कहाँ चले जाते हैं पता नहीं है। वो रिटायर हुए, रिटायरमेंट से मतलब अब अभी 5 साल 10 साल पता ही नहीं कहाँ होते हैं। ठीक बोल रहे हैं। उसके बाद फिर चेयर से उतरने फिर वैसे नहीं जानते लोग। लेकिन जो धर्मशाला, जब हम धर्मशाला में आते हैं, जो पहला एमएलए भी होगा ना जी जी, people connect is, I'm not saying politics, I'm talking about people connect. People connect is something which will make you in the memory of an individual. और जब आप किसी के दिमाग में हो तो आप सक्सेसफुल। हम लोग बहुत, मतलब मैं ये नहीं बोला कि आई एम नॉट कि टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों से बात करने बंद कर दो। एक रूम में 4 लोग बैठे हुए हैं, मदर फादर भाई बहन, वो चारों मोबाइल पे होंगे, लेकिन एक ही कमरे में बैठे हैं। और आपने भी ये चीज एक्सपीरियंस की होगी, आप ऐसे भी साथ में, हम लोग 3-4 बंदे बैठे होंगे तो भी मोबाइल के ऊपर। तो वी आर लूजिंग दैट कनेक्ट, एंड दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस दैट
जो लाइफ स्किल्स हमारी सोसाइटी हमें देती थी, जो हमारा फैमिली स्ट्रक्चर हमें देता था नेचुरल, वो हम लूज कर रहे हैं। तो हमें यही समझ नहीं आता किसी टाइम पर कि भी हमें इस चीज को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, या इस सिचुएशन में हमें क्या करने की जरूरत है, जो हमें नेचुरली बिल्ड करते थे अपना जो हमारा सोसाइटल सिस्टम था उससे। सर अगर कोर्सेज की बात करूं तो स्कूल में कौन से कोर्सेज आपको लगता है कि ऐड किए जाने चाहिए? somebody, in fact ये क्वेश्चन मेरे को थोड़े दिन पहले भी किसी ने पूछा, somebody who is into education, and तो उन्होंने मेरे को पूछा कि आपके हिसाब से कौन सा कोर्स ऐड करना चाहिए स्कूलिंग सिस्टम में। मैंने कहा स्कूल स्टूडेंट्स के लिए तो कुछ ऐड नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से देयर शुड बी अ कोर्स ऑन पेरेंटिंग एंड कोचिंग, एंड वी शुड मेक 1 day in a month or 2 days in a month mandatory for the parents to go and study with their kids. अगर वो चीज करने पर है, they will understand what your kids are doing. किस मेंटालिटी में है, किस थॉट में है, किस प्रोसेस में। बड़ी छोटा सा स्टेप है। यस 2 दिन में नहीं, महीने में 1 दिन भी जाएगा तो पता लग जाएगा पेरेंट्स को कि मेरा बच्चा what he goes through or she goes through, और वहाँ पे रिलेशनशिप बिल्डिंग है। यस यार मेरा जो फादर है, मेरी जो मदर है, मेरा जो जैसे एनुअल फंक्शंस होते हैं, एक दिन आते हैं, वो तालियां बजाएंगे, वेरी गुड क्योंकि बच्चा उसी में बहुत खुश हो जाता है, वो देखता है यार मेरा मम्मी आना है। तो जब आप ये सोचोगे अगर ये चीज हो रही है, तो अगर हम इस चीज को, अगर हमने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करना बहुत इजी है, बहुत आसान है। अगर कोई राइट स्टेप्स, छोटे स्टेप्स जिसमें ना पैसे लगते हैं ना कुछ लगते हैं। वी आर बिकमिंग टू मच एकेडमिक ड्रिवन, मतलब किताबों में क्या लिखा है, ये क्या है, वो क्या है, ऐसे क्या है, वैसे क्या है, उसमें ज्यादा पढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो कोर्स किया, तो मेरे हिसाब से तो पेरेंटिंग, आज तक मेरे को नहीं लगता कि पेरेंटिंग का कोई कोर्स है। 6 के बाद आपको पेरेंट्स को भी ऐसा होना चाहिए। न्यू एजुकेशन, पता नहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी शायद ये कुछ सुन के ऊपर कोई सेंटर सुन रहे होते हैं। 6 के बाद आपको एक कोर्स करना है, 10th के बाद आपको कोर्स करना है, 12th के बाद करना है, ग्रेजुएशन के बाद करना है, क्योंकि बायोलॉजिकली बच्चा चेंज हो रहा है, आप कंपल्सरी हो, फिजिकली चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, माइंडसेट चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं, पेरेंट चेंज नहीं हो रहे हैं। घर में वही रहना है, घर वही है, पेरेंट वही है, पेरेंट की बातें वो हैं। थोड़े बहुत अगर चेंज भी होते हैं तो वो इतना स्मॉल चेंज है कि इट कैन नॉट बी काउंटेड। तो मेरे हिसाब से वो है, मुझे अगर वो हो गया, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट में यू सी व्हाट ब्राइट थिंग्स इट विल ब्रिंग। ट्रांसफॉर्मेशन है, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन है। 1 साल के बाद उसका इफेक्ट, और आप इसको वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक मॉडल के तौर पे एक स्कूल पे करके देखो, उसका आप रिजल्ट देखो, एंड देन मे बी इन अ डिस्ट्रिक्ट, मे बी इन अ तहसील, मे बी इन अ डिस्ट्रिक्ट, देन मूव टू अदर्स, बट इट विल हैव अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट। इट विल हैव, कई पेरेंट्स बोलेंगे बस टाइम नहीं है, संडे को आ जाओ। अगर हमारे पास हमारे बच्चों के लिए टाइम नहीं है तो क्या किसके लिए कर रहे हैं, तो फिर किसके लिए कर रहे हैं? और अगर हम, मैं नहीं बोलता पूरा दिन लगाओ, 2 घंटे 3 घंटे, तो मोडालिटी जो भी होगा 2 घंटे भी लगा के, 3 घंटे भी लगा के, यू विल सी। मैं कई बार अपने इंस्टीट्यूट में बोलता हूँ बच्चों को, मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स भी आके बैठे, तो तुम्हें उनको ये पता चले कि भी 12 साल में मेरे बच्चे ने पढ़ा गया है, किस लेवल पे। हाँ, और पेरेंट्स जो सोचते हैं और जो एक्चुअली में है, उनमें बड़ा डिफरेंस है। या कैसे रहता है बच्चा क्लास में, कैसे रहता है स्कूल में, कैसे रहता है, कैसे बिहेव करता है। कई बच्चे स्कूल में बहुत टिमिड होते हैं, घर में बहुत ज्यादा वोकल होते हैं। कई बच्चे घरों में बहुत ज्यादा चुप रहते हैं और स्कूल में बहुत ज्यादा वोकल होते हैं, और पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है। तो कई बार पेरेंट्स से बोलते हैं मेरा बच्चा तो ऐसा कर ही नहीं सकता, बिकॉज उनका परसेप्शन अपने बच्चे को लेके अलग है, वो लिमिटेड से स्पेस में, हाँ, वो अलग कर रहा है। तो वो चीज है, समथिंग दैट कैन बी। सर लास्ट कल मेरे से आपसे बात हो रही थी लाइफ स्किल्स एंड दूसरी स्किल्स के ऊपर, कि मैं बात कर रहा था उसमें कि मुझे स्किल्स नहीं होती, मान लीजिए मुझे टेक्निकल स्किल्स नहीं है, लेकिन शायद मैं लाइफ स्किल्स के कारण मेरे काम आता है, तो वो कितना ज़रूरी है वो देख रहा हूँ वो लाइफ में, ये बताना चाह रहा था मैं। जी, आपने एक्नॉलेज की। नहीं, देखो, टेक्निकल स्किल्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट, यस, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, बट इफ यू वांट टू मेंटेन रिलेशनशिप्स then people skill is शिव खेड़ा की वही बात है कि आप
85% जो जॉब्स हैं वो टेक्निकल स्किल्स में हैं, लेकिन उनको कंट्रोल कौन कर रहा है? जो पीपल स्किल्स में 15% कर रहे हैं, वो पीपल स्किल्स उनकी बहुत बड़ी है। अगर आपने एक टॉप मैनेजमेंट में जाना, CEO जाना, तो आपकी पीपल स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। जी। लास्ट में एक लेना, जब मुकेश अंबानी रिचेस्ट पर्सन बने दुनिया के से कोई 10 साल पहले, तो जर्नलिस्ट ने उनको पूछा कि भाई कंग्रेचुलेशंस एंड यू हैव बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, हाउ कम? उनका आंसर बहुत ब्यूटीफुल था। उन्होंने बोला, आई हैव बिकम रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड बिकॉज आई एम सराउंडेड बाय पीपल हु आर मोर केपेबल देन मी। तो आपको आपसे ज्यादा केपेबल लोग आपके चारों तरफ चाहिए, जिनकी स्किल्स हों, लेकिन आपके पास पीपल स्किल होनी चाहिए। दैट इज व्हाट लीडरशिप इज ऑल अबाउट, और एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट, इंट्राप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट। और वहां से आप बहुत कुछ सीखते हो, बहुत कुछ सीखते हो। तो लोगों के साथ आप कैसे कनेक्ट करते हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे मुझे ऐसा लगता है कि भाई इस तरीके का कोई एक कंटिन्यूस प्रोसेस अगर हो, जहाँ पे आप लोगों के साथ बात कर सको, बच्चों के साथ बात कर सको, 10th के, 12th के, 7th के, 8th के, यस। तो मैं वही बात करना सर, साहब से किसी ने कनेक्ट करना हो कि मान लीजिए एक एज है, मान लीजिए 6 month में उसको सेल्फ डाउट है, यार मुझे बनना था लेकिन मुझे पता नहीं है, मुझे मैंने नॉन मेडिकल है, मैं क्या करूँ आगे, क्योंकि फील्ड्स का पता नहीं है, क्योंकि एक लिमिटेड सा नॉलेज है। जैसे आपने वर्ड यूज किया नॉन मेडिकल, नॉन मेडिकल को टर्म ही नहीं है। ओके, टर्म है साइंस। या सो व्हेन यू आर सेइंग नॉन मेडिकल मींस समबडी हु हैव नॉट केप्ट मेडिकल, तो हमने ऑटोमेटिकली हायरार्की क्रिएट कर दी कि मेडिकल इज बेटर देन नॉन मेडिकल। यस, देयर इज नो टर्म, और आप नहीं यूज करते, ये सभी यूज करते हैं। तो किसी ने अगर कुछ अलग अलग स्ट्रीम्स लिए हैं, तो उसको पता नहीं है कि क्या क्या उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तो अगर उस चीज की गाइडेंस आपसे किसी ने लेनी हो तो वो they can definitely come. I've kept Sundays for it, और संडे को मैं पेरेंट्स से और बच्चों से मिलता हूँ ऐसे फ्री में। I don't charge anything for it. They can come. I am more than happy to help them out. मैं ये नहीं बोलता हूँ कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो, लेकिन आपके बैक ऑफ माइंड में होगा तो कभी ना कभी आपको हेल्प करेगी। हमारी जो एक्सपर्टीज है, जो हमारा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, उसको हम आपके सामने अपफ्रंट ला सकते हैं। बाकी व्हाट यू वांट टू टेक, व्हाट यू डोंट वांट टू टेक इज अप टू दैट इंडिविजुअल और फैमिली। लेकिन मैं ये चीज जरूर बोलूंगा कि 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, आपको बच्चे को एक साल, हर साल में 1 घंटा प्रोफेशनली किसी इंडिविजुअल के पास लेके, जैसे आज के डेट में डॉक्टर्स क्या आवाज जाओगे तो डॉक्टर आपको बोलता है कि साल में एक बार अपना बॉडी चेकअप करा दो। सिमिलरली भाई बॉडी चेकअप इंपॉर्टेंट है, तो करियर चेकअप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा क्लास 9th में मैथमेटिक्स अच्छे कर रहा है, दैट डजंट मीन दैट ही इज गोइंग टू डू वेल इन 10th और 11th. देयर कैन बी डिफरेंसेस फॉर रीजंस। तो आपको प्रोफेशनल इनपुट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मेरा देखो, ये हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कुछ लोग भी इस चीज को समझ पाए कि व्हाट एंड हाउ करियर्स आर मेड, देन बिकॉज हमें जो करियर्स मिलते हैं वो चॉइस से बहुत कम लोगों को मिलता है, सबको चांस से मिलता है, सबको चांस से मिलता है। तो वही एक सिंपल सी बात है कि आपने जॉब करने की कैरियर बनाना है, करियर बनाना है तो आप स्टार्टिंग में तो क्लियरिटी होगी, और उससे बच्चे की लाइफ में डिसिप्लिन आएगा। जब वो कल अपने नेक्स्ट जनरेशन को देखेगा तो वो भी उनके साथ वही करेगा। जो देखो रोल मॉडल्स सबसे पहले हम बोलते थे पेरेंट्स हैं, लेकिन आज का पेरेंट बच्चे को बोल रहा है कि फोन नहीं यूज करना, लेकिन उसी के सामने खुद फोन यूज कर रहा है कि तू मत यूज कर, तो फिर वो फॉल्सिफाइंग या लाइंग। तो वो रोल मॉडल जो हैं आज की जनरेशन के वो चेंज हो रहे हैं, और जो बेस्ट रोल मॉडल्स होते हैं वो पेरेंट्स ही होते हैं, उनसे अच्छा रोल मॉडल कोई नहीं होता। तो पेरेंट्स अगर उस चीज को समझने लग पड़े कि जो हम बोल रहे हैं वो हम कर भी रहे हैं, क्योंकि आज का बच्चा जो है ना उसका इतनी इंफॉर्मेशन है कि आप उसका बेवकूफ नहीं बना सकते। He might be knowing more than what a parent is saying. So you have to be ahead than your kids. तो आपको भी अपने आप को अपलिफ्ट करना जरूरी है। जो मैंने बात बोली कि जब आप आगे बढ़ेंगे तो नीचे वाले को ऊपर। That is how it is. So last में कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे?
मैसेज मेरे ख्याल से पूरा पॉडकास्ट ही मैसेज है। और इट वाज अ वेरी नाइस सेशन एंड आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू फॉर योर मैरिज एंड फॉर द वर्क दैट यू हैव बीन डूइंग। आई हैव बीन सीइंग योर पॉडकास्ट फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग नाउ and thank you very much for inviting me. Thank you very much for taking initiative and doing small things. ये चीज आज शायद इफेक्ट ना हो, लेकिन शायद 5 साल के बाद, 2 साल के बाद, 4 साल के बाद कभी ना कभी ये चीज जो है वो करेगी। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।